नमस्कार दोस्तों, युग करवट यूट्यूब चैनल पर मैं आशिष त्यागी आप सभी का स्वागत करता हूं। खबरों के पोस्टमार्टम में आज गणतंत्र दिवस पर बात होगी। कुश्ती के देश के जो नामचीन पहलवानों का विवाद है उस संबंध में बात होगी। इसके अलावा भाजपा के किन राज्यों को लेकर क्या रणनीति है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले बात करता हूं गणतंत्र दिवस की। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत में गणतंत्र दिवस का अपना बहुत बड़ा महत्व है। देश के हर कोने के लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने तरीके से गणतंत्र दिवस मनाते हैं। सरकारी और प्राइवेट स्कूल से लेकर सभी तरह के कार्यालयों में भी मनाया जाता है। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए यहाँ कर्तव्य पथ पर परेड भी आयोजित की जाएगी। ये भी बता दूं कि कर्तव्य पथ का अब से पहले राजपथ नाम था, इसे सरकार ने बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया है। ये 74वां गणतंत्र दिवस है। इस बार खास परेड आयोजित की जाएगी जिसे देखने के लिए हजारों लोग आएंगे। अब से पहले जितने गणतंत्र दिवस में हैं सभी में बहुत बड़ी संख्या में लोग परेड देखने के लिए जाते हैं। इस परेड को देखने के लिए टिकट लेनी पड़ती है। पहले ऑफलाइन टिकट मिलती थी, जाकर खरीदना पड़ता था, लेकिन इस बार सरकार ने ऑनलाइन टिकट बेचने का फैसला किया है। आप लोग ऑनलाइन टिकट खरीद सकते हैं। 74वां गणतंत्र दिवस समारोह इस साल सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में होने वाला है। रक्षा मंत्रालय के अधिकारी बताते हैं कि केंद्र सरकार ने जनता के लिए 32,000 टिकट ऑनलाइन सेल के लिए रख दिए हैं। इसके साथ ही पहली बार समारोह में सभी अतिथियों को, जो मेहमानों को निमंत्रण जो भेजे जाएंगे वो भी ऑनलाइन ही जाएंगे। केंद्र सरकार ने आमंत्रण नाम से एक ऑनलाइन इनविटेशन मैनेजमेंट पोर्टल बनाया है। ये प्लेटफॉर्म आम जनता के लिए परेड की पहुंच को आसान बनाने में मदद करेगा। इसे मेहमानों और महत्वपूर्ण व्यक्तियों को ऑनलाइन निमंत्रण भेजने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी मदद से आप बिना किसी परेशानी के गणतंत्र दिवस परेड के लिए टिकट ऑनलाइन खरीद सकते हैं। टिकट बुक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.amantran.mod.gov.in पर जाना होगा। कार्यक्रम के लिए प्रवेश निःशुल्क होगा। टिकट एक पोर्टल के माध्यम से केवल पोर्टल के माध्यम से ही बुक किए जा सकेंगे। इस बार के समारोह में मिस्र का 120 सदस्यीय सैन्य दल भी हिस्सा लेगा। यहाँ यह भी बताना महत्वपूर्ण है कि इस साल मिस्र के राष्ट्रपति आब्देल फतह अल सीसी भारतीय गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि हैं। गणतंत्र दिवस 2023 की थीम नारी शक्ति है। पिछले साल राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किए जाने के बाद सेरेमोनियल बुलेवार्ड में ये आयोजित पहला गणतंत्र दिवस होगा। परेड के लिए रिहर्सल शुरू हो चुका है। गणतंत्र दिवस इस बार जो हमारा समारोह होगा वो 23 जनवरी से शुरू होगा और 31 जनवरी तक चलेगा। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाएगा और इसकी जो समाप्ति होगी वो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को होगी। इस साल समारोह की योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन भागीदारी के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। ये समारोह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले दिग्गजों, लोगों, आदिवासी समुदायों को एक श्रद्धांजलि होगी। कार्यक्रम के आखिर में प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर अपनी प्रस्तुति देंगे। ये गणतंत्र दिवस को लेकर एक जानकारी मैंने दी है। अगर आप लोग लाइव जाकर इस नज़ारे को, परेड को, भारत के गौरव को देखना चाहते हैं तो जो वेबसाइट मैंने बताई है वहाँ जाकर, जो ऐप मैंने बताया है, पोर्टल है, उस पर जाकर आप अपना टिकट खरीद सकते हैं और इस गौरवान्वित वाले माहौल में जाकर शामिल हो सकते हैं। अब दूसरा जो चर्चा का विषय है वो ये है कि आप सभी जानते हैं जंतर मंतर पर देश के नामचीन पहलवान धरने पर बैठे हैं। हालांकि सरकार से उनकी बातचीत चल रही है। धरने पर बैठने के जो पीछे हैं पहलवानों के इस विरोध के जो मुख्य कारण है वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, जो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं। इन्हीं की वजह से पूरा बखेड़ा, पूरा विवाद शुरू हुआ है। इन पर कई गंभीर आरोप महिला खिलाड़ियों के द्वारा लगाए गए हैं। उन पर जो यौन शोषण के इल्ज़ाम लगे हैं, आरोप लगे हैं, ये बहुत हैरानी करने वाला है कि ये सारे आरोप देश के करीब 30 नामी गिरामी पहलवान लगा रहे हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया था। ब्रजभूषण सिंह सियासत में वो नाम है जो अपनी दबंगई, लगातार जीत के कारण जाना जाता है। दरअसल सांसद ब्रजभूषण सिंह राजनीति के अखाड़े में भी कई सियासी पहलवानों को पटकनी दे चुके हैं। उन्होंने इस साल देश की महिला पहलवानों का, लेकिन इस बार जो
ये विवाद जो पैदा हुआ है, कई विवाद उनके जीवन में आए हैं, इस बार का विवाद, इसमें देश की महिला पहलवानों का दाव उन पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ देश के प्रख्यात पहलवान मोर्चा खोले हुए हैं। महिला पहलवानों ने कुछ कोच और ब्रजभूषण शरण सिंह पर उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। इसी बात को लेकर सारे पहलवान जंतर मंतर पर बैठे थे। इन पहलवानों में बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, सरिता मौर्य और सुमित मलिक जैसे बड़े नाम हैं, जिन्होंने समय समय पर ओलंपिक से लेकर कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती की कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीतकर भारत देश का गौरव बढ़ाया था। ये पहली बार नहीं हो रहा है जब ब्रजभूषण सिंह किसी विवाद में आए हैं या चर्चाओं में हैं। इससे पहले वो मंच पर एक युवा पहलवान को थप्पड़ मारने के मामले में विवादित हो चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर राज ठाकरे के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया था। इस बारे में हम आगे बताएंगे। यहाँ ये बताना महत्वपूर्ण है कि भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पिछले 12 वर्षों से भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बने हुए हैं। वो वर्ष 2011 से इस पद पर जमे हुए हैं, एक बार भी हटाए नहीं गए हैं। वो ये भी बता दें कि 6 बार के सांसद हैं। यूपी के गोंडा जिले के बिश्नोहर गांव के रहने वाले हैं, वहाँ इनका जन्म हुआ था। बचपन और युवावस्था में उन्होंने कुश्ती में खूब हाथ आजमाए। 1980 के दशक में छात्र राजनीति में आए। छात्र राजनीति की 88 में बीजेपी में शामिल हुए। राम मंदिर आंदोलन में शामिल रहे और उनके उग्र हिंदुत्व वाले बयानों ने उनको जनता के बीच लोकप्रिय बना दिया था, या ये कहे चर्चा में ला दिया था। ब्रजभूषण शरण सिंह पहली बार 1991 में चुनाव लड़े थे। उसके बाद राजनीतिक रूप से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर कैसरगंज सीट से जीत दर्ज की थी। उसके बाद फिर सपा में उनकी बात नहीं बनी। 2014 के चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए। 14 और 2019 के चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़े और लोकसभा पहुंचे। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को अयोध्या के विवादित ढांचे गिराने के मामले में आरोपी बनाया गया था, लेकिन बाद में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। आडवाणी समेत जिन 40 नेताओं पर आरोप तय किए गए थे, उनमें एक नाम ब्रजभूषण शरण सिंह का भी था। ब्रजभूषण अपने अक्खड़ और अलग अंदाज और बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। इसी बयानबाजी की वजह से हमेशा विवादों में घिर जाते हैं। पिछले साल जब राज ठाकरे ने अयोध्या के दौरे का ऐलान किया था, तब ब्रजभूषण ने ही पार्टी स्टैंड से अलग हटकर राज ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। यहाँ तक कि अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने कहा था कि राज ठाकरे का अयोध्या में स्वागत है, मगर ब्रजभूषण सिंह ने ऐलान कर दिया था कि ठाकरे को अयोध्या में नहीं घुसने दिया जाएगा। हाल ही में बाबा रामदेव के खिलाफ भी ब्रजभूषण मोर्चा खोले हुए हैं। उसके बाद पतंजलि और ब्रजभूषण सिंह को नोटिस भी पतंजलि की ओर से गया था। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के प्रचार में भाजपा प्रत्याशी के तौर पर ब्रजभूषण सिंह ने एक रैली में मायावती के लिए अपशब्द कहे थे। उन्होंने कहा था कि मायावती ने मुझे जेल भेजने की धमकी दी है। अब वो जेल जाएंगी। चुनाव समाप्त होते ही मायावती को जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। ये ब्रजभूषण सिंह का मायावती को लेकर बयान था। भाजपा सांसद ने आरोप लगाया था कि मायावती ने यूपी को लूटा है। चुनाव अभियान के दौरान ही बसपा ऑफिस में तोड़फोड़ हुई थी, जिस पर बसपा प्रमुख मायावती ने गोंडा में आयोजित एक रैली में भाजपा प्रत्याशी ब्रजभूषण सिंह को असामाजिक तत्व बताया था और बसपा कार्यालय पर हमले के लिए उन्हीं को जिम्मेदार भी ठहराया था। रांची में अंडर 15 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप चल रही थी। ब्रजभूषण सिंह वहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में थे। ये अंडर 15 थी, 15 साल की उम्र तक के बच्चे इसमें पहलवान जो थे वो भाग ले सकते थे। लेकिन एक ऐसा युवा पहलवान था जिसकी उम्र 15 वर्ष से कुछ ज़्यादा पाई गई थी। तकनीकी पदाधिकारियों ने इस वजह से उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया था। वो युवा पहलवान अतिथियों के मंच पर यह सोचकर चढ़ गया कि शायद विनती करने से काम बन जाएगा, लेकिन वहाँ उसकी बहस हो गई और उसी दौरान ब्रजभूषण सिंह ने उसको थप्पड़ मार दिया था। ये पूरी कहानी ब्रजभूषण शरण सिंह की थी, जो भाजपा के 6 सांसद हैं। 6 बार लगातार सांसद रहे हैं, फिलहाल भाजपा के सांसद हैं और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं। उन पर महिला पहलवानों के शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगा हुआ है। अब बात करते हैं भाजपा की तैयारी की। हम सभी जानते हैं कि हाल ही में भाजपा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की थी, अब सभी राज्यों की बारी हुई है। तो भाजपा के अध्यक्ष के तौर पर जो कार्यकाल विस्तार जेपी नड्डा को मिला है, अब वो अपने तेवर दिखाने जा रहे हैं।
उनके सामने इस साल 9 राज्यों में विधानसभा है और लोकसभा चुनाव है। इन 9 विधानसभा चुनाव और 1 लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने की चुनौती उनके सामने है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव ने राजस्थान के दौरे के समय बता दिया था कि पूर्वोत्तर के छोटे, जो भारत के पूर्वोत्तर हिस्से के छोटे राज्य हैं, वहाँ बदलाव के लिए समय नहीं है, इसलिए वहाँ की जो पार्टी इकाइयाँ हैं वो खतरे में नहीं हैं, वो जैसी हैं वैसे ही काम करती रहेंगी, ऐसे संकेत भाजपा ने दे दिए हैं। लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में कुछ शीर्ष नेताओं की भूमिका में बदलाव देखने को मिल सकता है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों ने अपने अपने राज्य की पार्टी के कार्यों का एक रिपोर्ट कार्ड बैठक में पेश किया था, जिसमें राजस्थान और तेलंगाना का काम सबसे बेहतर पाया गया था। खुद प्रधानमंत्री ने इन दोनों राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों सतीश पूनिया और संजय कुमार की काफ़ी प्रशंसा की थी। इसलिए माना जा रहा है कि इन दोनों प्रदेश अध्यक्षों का जो कार्यकाल है उसको विस्तार दे दिया जाएगा, वहाँ कोई बदलाव नहीं होगा। ओबीसी जाट समुदाय के सतीश पूनिया राज्य की 52% पिछड़ी आबादी को चुनावी समय में सहेजने में भाजपा के लिए सहायक साबित हो सकते हैं, इसलिए उनके कार्यकाल को भी विस्तार दिया जा सकता है। कार्यकारिणी की बैठक में छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में पार्टी का कार्य अपेक्षा के अनुरूप नहीं पाया गया। यहाँ संभावना पाने के लिए संगठन और मुद्दों के मामले में ज़्यादा काम करने की जरूरत महसूस की गई। यही कारण है कि भाजपा के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो कार्यकाल विस्तार मिलने के बाद सबसे पहले पश्चिम बंगाल का दौरा करने जा रहे हैं। वे वहाँ संगठन को कसेंगे। भाजपा अध्यक्ष की बड़ी चिंता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर है। मध्य प्रदेश में लंबे समय से शासन कर रही भाजपा की कमजोरियां पिछले विधानसभा चुनाव में ही सामने आ गई थी, खूब चर्चा हुई थी, खूब मुद्दा बनी थी। इस लय को लेकिन पार्टी नेतृत्व के सामने संगठन के आंतरिक तनाव को उबारते हुए जीत हासिल करना बहुत बड़ी चुनौती है, जो वो लगातार वहाँ जीतते आ रहे हैं। इसी लय को लोकसभा चुनाव तक बरकरार रखना भी जेपी नड्डा के लिए बड़ी चुनौती होने जा रही है। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के प्रभाव से भाजपा उबर ही नहीं पाई, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का दबदबा आदिवासी और किसान वोटरों पर और अधिक मजबूत हुआ है। भाजपा की पकड़ विधानसभा चुनाव में कमजोर हुई तो इसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में भी उठाना पड़ेगा, इस बात को पार्टी नेतृत्व तो अच्छी तरह से जानता है। इसीलिए जहां कमजोरी है वहां पर संगठन में बदलाव देखने को मिलेगा। भारत की राजनीति में एक और घटनाक्रम हुआ है जिस पर काफ़ी चर्चा हो रही है। दरअसल अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा को केंद्र की सत्ता से हटाने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होने का काम कर रही हैं, एकजुट होने पर चर्चा कर रही हैं, बात कर रही हैं। इसी कड़ी में भारत राष्ट्र समिति के प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने खम्ब जिले में विपक्ष की तमाम बड़ी पार्टियों के दिग्गज नेताओं को बुलाया और एक महारैली का आयोजन किया। इस रैली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नहीं दिखाई दिए, यहीं से चर्चा होनी शुरू हो गई। विपक्षी रैली में न्योता नहीं मिलने की अटकलों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वो किसी काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त थे और उनको केसीआर की किसी रैली के बारे में जानकारी नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा कि जिन लोगों को रैली में आमंत्रित किया गया था वही गए होंगे। इसका मतलब ये था कि नीतीश कुमार को नहीं बुलाया गया। आपको बता दूं कि तेलंगाना के सीएम की रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, भाजपा महासचिव डी राजा समेत कई बड़े नेता शामिल हुए थे। इस रैली में बिहार की सत्ताधारी पार्टी की ओर से कोई भी शामिल नहीं हुआ था। इसके बाद ही विपक्ष की एकजुटता को लेकर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। बिहार के जो नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, कई बार भाजपा के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता की वकालत करते देखे गए हैं। वो काफ़ी समय से इस प्रयास में लगे हुए हैं। अब उन्हें ही विपक्षी नेताओं की रैली में न्योता नहीं मिलना उनके प्रधानमंत्री बनने की राह में बड़ी रुकावट पैदा कर सकता है। बताया जा रहा है कि सीएम केसीआर की तरफ से जदयू और राजद को न्योता भेजा ही नहीं गया था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता तारकिशोर प्रसाद ने इस मसले पर कहा है कि प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने के लिए भारत यात्रा पर निकलने वाले हैं, लेकिन उनका ये सपना तब चकनाचूर हो गया जब भारत राष्ट्र समिति के प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने विपक्षियों को एकजुट करने के लिए आयोजित अपनी मेगा रैली में उन्हें बुलाने लायक तक भी नहीं समझा। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट घोषित करने के बाद गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों की तरफ से तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद बहुत तेज हुई है। भाजपा नेता ने कहा कि हकीकत तो यह है कि कोई भी क्षेत्रीय दल किसी दूसरे नेता को मानने के लिए तैयार ही नहीं है।
विपक्षी एकता का ये एक ऐसा दिवा स्वप्न है जो कभी पूरा होने वाला नहीं है। नीतीश कुमार की पीएम बनने की जो महत्वाकांक्षा है, केसीआर की रैली ने उसकी भ्रूण हत्या कर दी है, ये भाजपा नेता ने बयान दिया है। तो दोस्तों, ये आज का खबरों का पोस्टमार्टम, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से गणतंत्र दिवस के टिकट खरीद कर, किस जो प्रोसेस है वो पूरा करके खरीद कर आप गणतंत्र दिवस में शामिल हो सकते हैं। 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा करेंगे। इससे पहले गाजियाबाद में ड्राइंग और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 40 स्कूलों के 500 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। विजेता छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। छात्रों के तनाव को दूर करने के लिए 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों से परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में छात्र, अध्यापक और अभिभावकों की सहभागिता के लिए परीक्षा पे चर्चा से पहले ड्राइंग और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का आयोजन सेक्टर 11 वसुंधरा स्थित विद्या बाल भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुआ। इसमें विभिन्न वर्ग के 540 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इसमें भाग लेने वाले छात्रों में से प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वालों को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह दिए गए। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा कि बच्चों को तनाव से बाहर होकर अच्छा खाकर खुले दिमाग से परीक्षा में उतरना होगा। देखिए, परीक्षाएं जब आती हैं तो तनाव बढ़ता है बच्चों में, और मोदी जी ने एक कार्यक्रम शुरू किया था जिसमें बच्चों से सीधी बातचीत होती थी, इसलिए परीक्षा पे चर्चा कि तनाव रहित कैसे रहें। तनाव रहित रहेंगे तो उनको अपना इम्तिहान परीक्षा देने के अंदर आसानी है। इसी सिलसिले में ये रनअप है, 27 तारीख को परीक्षा पे चर्चा है। तो उससे पहले बच्चे क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिमाग के अंदर घूम रहा है, तो एक पेंटिंग कंपटीशन कराया गया। बड़ी अच्छी बच्चों ने पेंटिंग की, जूरी को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिसाइड करने के लिए सब बच्चों ने बहुत अच्छा किया। और बच्चों का इससे एक ही लक्ष्य है कि कैसे बच्चे तनाव रहित होकर अपने पढ़ाई लिखाई के अंदर अच्छे लक्ष्य। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने कहा कि परीक्षा में अच्छे निष्कर्ष के लिए परीक्षा में बैठे सभी छात्र छात्राओं को तनाव से मुक्त रहकर ही अच्छे परिणाम की अपेक्षा करनी चाहिए। कि बच्चे परीक्षा को उत्सव की तरह मनाएं। जैसे हम त्योहारों पर, दीपावली हो, दशहरा हो, रक्षाबंधन हो, कोई खेल का आयोजन हो, कोई प्रतियोगिता हो, जिस प्रकार से हम अपने त्योहारों को, प्रतियोगिता को उत्सव के रूप में मनाते हैं, वैसे ही परीक्षाओं में भी सब बच्चों को उत्सव का भाव बनाकर अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी करनी है। योगासन की विभिन्न मुद्राओं को चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करने जैसे विषय बच्चों को ऑन द स्पॉट चित्रकला प्रतियोगिता में दिए गए। बच्चों ने बड़े हौसले और प्रसन्न मुद्रा से सभी विषय पर अपने मन के भाव ड्राइंग शीट पर उतारे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र की इंदर नगर कॉलोनी में एक दुखदायी घटना हुई है। यहाँ एक युवक कमरे में अंगीठी जलाकर सो गया। अंगीठी से कमरे में आग लग गई। युवक का दम घुट गया, उसकी मौत हो गई। युवक की उम्र 30 साल थी। थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक अंदर इंद्र कॉलोनी में एक 30 वर्षीय युवक के आग में झुलसने एवं दम घुटने से मृत्यु हो गई है। युवक का नाम संजय सना भोपाल सिंह था। यह युवक घर में अकेले रहता था। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अंगीठी से आग तापते समय और सो जाने से आग लग गई, जिसके कारण दम घुटने और झुलसने से इसकी मृत्यु हो गई। गाजियाबाद के देहात क्षेत्र के मसूरी थाने से एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो को देखने वाला हर आदमी हैरान है। ये एक नील गाय का वीडियो है जो पिछले 1 महीने से थाने में ही है। पुलिसकर्मी उसके खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं। हैरानी इसलिए है क्योंकि नील गाय को माना जाता है कि वो इंसानों से दूर रहती है, इंसानों के साथ ज़्यादा घुलती मिलती नहीं है। अगली खबर गाजियाबाद के हिंडन पार में टीला मोड़ थाना क्षेत्र से है। यहाँ एक होटल में काम करने वाले कर्मचारी था जो थूक लगाकर रोटी बना रहा था। किसी ने इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। पुलिस ने सोशल मीडिया पर जारी हुई इस वीडियो का संज्ञान लिया। 18 जनवरी को रिपोर्ट दर्ज हुई और आज आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो थाना टीला मोड़ क्षेत्र का है। इसमें एक व्यक्ति के द्वारा होटल में थूक लगाकर रोटी बनाई जा रही है। इस घटना के संबंध में एक दिन पूर्व ही संज्ञान में लेकर थाना हाजा ने मुकदमा पंजीकृत किया था। इसमें जो अभियुक्त व्यक्ति है उसको आज दिनांक 19/1/2023 को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो तहीसुद्दीन है और किशनगंज बिहार का रहने वाला है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देहात क्षेत्र के ही मसूरी थाना क्षेत्र से एक और खबर है। वहां चोरों को एक गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों चोरी का सामान बेचने के लिए जा रहे थे, तब पुलिस ने रास्ते में इन्हें चेकिंग के दौरान रोक लिया और पकड़ लिया। इनके कब्जे से लोहे के पाइप और आभूषण बरामद हुए हैं। कल दिनांक 17 जनवरी को रात्रि के दौरान मसूरी पुलिस जब संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रहा था, तभी एक सूचना मिली मुखबिर के द्वारा कि कुछ लोग चोरी किया हुआ माल बेचने के फिराक में हैं। उसी सूचना के तहत जेल चौकी से नाहल की तरफ जाने वाले रोड पे जंगल में मसूरी पुलिस ढूंढने के लिए जा रही थी। तभी एक ट्रक और उसके साथ कुछ संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए। पुलिस ने उनका पीछा किया तो वो लोग भाग गए। उसमें से 2 लोग पकड़े गए और उनके साथ मसूरी के 2 अभियोगों का माल बरामद हुआ। उसमें तकरीबन 1.5 लाख के लोहे के पाइप हैं और कुछ ज्वेलरी है। इनका नाम राजू उर्फ रियाज और फज्जर पुत्र नजरू, ये दोनों धौलाना के रहने वाले हैं और इनको अरेस्ट करके आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कोविड के दौरान स्कूलों द्वारा वसूली गई फीस का 15% लौटाने की बात कही थी, लेकिन गाजियाबाद के स्कूलों ने इस नियम को अभी तक नहीं माना है और अभिभावकों की फीस जो 15% जो वापस लौटाना दी नहीं है। इस मामले को लेकर पेरेंट्स एसोसिएशन, गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और डीएम को लेटर लिखकर मांग की है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन हो और सभी निजी स्कूलों से 15% कोविड के दौरान जो फीस वसूली गई थी उसका उन्हें वापस दिलाया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोविड के दौरान स्कूलों द्वारा वसूली गई फीस का 15% अभिभावकों को वापस करने का आदेश दिया था, लेकिन इस आदेश का अभी तक पालन नहीं हुआ है। ये आरोप गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने लगाया है। उन्होंने इस मामले पर डीएम के नाम एक ज्ञापन भी दिया। माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल जी और जे मुनीर जी को हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के सभी निजी स्कूलों को कोरोना काल की शिक्षा सत्र 2020-21 की 15% फीस वापसी का आदेश दिया है। साथ ही हम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और गाजियाबाद के कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं कि ये जिले के सभी स्कूलों में इस आदेश को लागू करा जाए और अपने जो सक्षम अधिकारी हैं उन अधिकारियों से इस आदेश को लागू कराएं, जिससे कि अभिभावकों को राहत मिल सके। साथ ही हम अभिभावकों से भी निवेदन करते हैं कि वो स्कूलों से अपने स्कूलों से निवेदन करें कि और अपनी फ़ीस वापसी लें। और हम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करते हैं कि इस आदेश को प्रभावी तरीके से लागू कराएं। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि 6 जनवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 15% फीस वापस करने का आदेश दिया था। अब इस निर्णय को जिले के निजी स्कूलों में सख्ती से लागू कराते हुए फीस वापसी सुनिश्चित कराई जाए, जिससे अभिभावकों को राहत मिल सके। अभिभावकों ने हाईकोर्ट के इस आदेश का स्वागत भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए युग करवट यूट्यूब चैनल और विस्तृत रूप से समाचारों को पढ़ने के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। आज का कार्यक्रम, आज का खबरों का पोस्टमार्टम आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।